नमस्कार। दुनिया में ऐसी कोई धातु या मिश्रित धातु अभी तक नहीं बनी जो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को सहते हुए भी अपनी शक्ति, अपने स्वरूप को बरकरार रख पाए। अपनी शक्ति, उसका लचीलापन सब बरकरार रह पाए, ऐसा नहीं। लेकिन चीन ने ऐसा कर दिया। चीन ने एक ऐसा मिश्रित धातु बनाया है जो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर छोड़िए 2400 सेंटीग्रेड तक अपनी शक्ति, अपने स्वरूप को बरकरार करके रखा हुआ है। और यह आगे चल करके निसंदेह, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो जेट इंजन हो, या मैं कहूं हाइपरसोनिक मिसाइल, इस क्षेत्र में क्रांति हो सकती है। क्योंकि देखो, अभी तक एक लिमिटेशन ये था कि हमारे पास ऐसी धातु का अभाव है जो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान को सह करके अपने स्ट्रॉन्गेस्ट को भी बरकरार रख पाए। लेकिन यदि ऐसे तापमान, ऐसे एलॉयज या मिश्रित धातु आ जाते हैं जो 2400 सेंटीग्रेड तापमान पर भी अपनी स्थिति को बरकरार रखते हैं, तो निस्संदेह जो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर की होती है, वह और शक्तिशाली हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि यदि हाइपरसोनिक गति से कोई मिसाइल चल रहा है, उसकी तापमान अपने आप, जो उसका घर्षण होते हुए वातावरण से जो घर्षण होता है, उससे उसका तापमान 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो ये एक लिमिटेशन था, उससे ऊपर हम जा नहीं सकते थे। तो हाइपरसोनिक मिसाइल की गति भी उतनी ही रखी गई कि 2000 या उसके आसपास सेंटीग्रेड तक वो मैनेजेबल है, तो उसी हिसाब से उसकी स्पीड भी। लेकिन यदि 2400 तक पहुंच जाता है, हमारे पास में ऐसे एलॉय या मिश्रित धातु हम आविष्कार कर लेते हैं, तो वाजिब बात है इसका प्रयोग हाइपरसोनिक मिसाइल को और ज्यादा एडवांस बनाने में हो जाएगा और वह और शक्तिशाली और विध्वंसक हो जाएगा, जहां पर इंटरसेप्टर भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। चीन ने यह कमाल कर दिया है, ऐसी धातु की खोज की है, या ऐसी धातु मैं कहूं ऐसी मिश्रित धातु का निर्माण किया। पूरी बात को जरा समझते हैं और डिकोड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितने भी एक तो यह बात जान लो कि जो भी धातु या मिश्रित धातु है वह कितना उष्मा बर्दाश्त कर सकता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो या रॉकेट इंजन हो, चाहे रीयूजेबल स्पेस व्हीकल हो या न्यूक्लियर रिएक्टर हो या फ्यूचर के जेट इंजन, ये सब कम से कम इस सिद्धांत पर तो टिके ही हुए हैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको ऐसी चीजों की आवश्यकता होगी जो 2000 सेंटीग्रेड तक तापमान को बर्दाश्त कर सकता है, अपनी शक्ति को न खोए। यहीं से शुरू होता है सारा गेम। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बात को समझ लीजिए, वो यह है कि अभी तक ऐसी कोई मिश्रित धातु भी नहीं थी, न मैं प्योर धातु की बात छोड़ दीजिए, मिश्रित धातु भी हम नहीं बना पाए थे जो 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान में अपनी शक्ति को बरकरार रखे। सच्चाई है, साइंस ये कोई भी मेटल यदि 60% अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, अपने गलनांक तक पहुंच जाता है, तो वह अपने स्वरूप को खो देता है। मान लेते हैं कोई स्टील का रॉड है, रूम टेम्परेचर पर आपने उससे कुछ लटकाया तो वह लटका हुआ है, लेकिन उसका गलनांक मान लेते हैं 1000 सेंटीग्रेड है, मान लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम का 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने उसी पे लटका रखा है मान लो, तो वो रूम टेम्परेचर पर उतना ही है। लेकिन 300 डिग्री आते आते, 400 डिग्री आते आते वह धीरे धीरे वो जो वजन सहने की जो कैपेसिटी है वह कम जाएगी। इसका मतलब उसका गलनांक जरूर 600 है, लेकिन काम करना, उसकी जो उपयोगिता है वह तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि बोला गया 60% यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं तो कोई भी वस्तु, कोई भी मेटल वो अपनी उपयोगिता लगभग समाप्त कर देता है। इसी पे बात देखिए क्या होता है, जरा इसको समझिए। इसमें बात क्या है? बात यह है कि एक मेटल है जिसका भरपूर उपयोग हो रहा था और हो रहा है आज भी, जेट इंजन में, हाइपरसोनिक मिसाइल में, टरबाइन में, एयरक्राफ्ट में, जिसका नाम है टेंटलम। ठीक है, टाइटेनियम नहीं, टेंटलम। इसका उपयोग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 3017 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना इसका उपयोग। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी तापमान बढ़ने के साथ साथ 2000 सेंटीग्रेड जब तापमान इसका बढ़ाते हैं उससे ज्यादा, तो यह अपनी प्रभावशीलता समाप्त कर देता है। यह, इसके परमाणु अधिक गतिशील होने लगते हैं, क्या धातु में कणों में परिवर्तन होने लगता है,
मजबूती प्रदान करने वाले धातु जो कण होते हैं वो धीरे धीरे घुलने लगते हैं और ये नरम पड़ जाता है, और जब नरम पड़ जाएगा तो ये अपनी उपयोगिता समाप्त कर देगा। तो तापमान जरूर ये सह सकता है 3000 सेंटीग्रेड, लेकिन सच्चाई है कि 2000 सेंटीग्रेड के बाद आप इसकी उपयोगिता नहीं है। और इसी धातु का उपयोग होता है किसमें? इन सब चीजों में जो हाई एनर्जी वाले चीजें हैं। यानी मिश्रित धातु यदि आप बना रहे हैं इस उद्देश्य से कि वो स्ट्रांग हो, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं डिसाइड करेगा। आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को ऊपर नीचे मत कीजिए उस धातु के। सच्चाई है उसमें कुछ चीज ऐसा मिलाइए जो उसका स्ट्रांगनेस बढ़ा सके अधिक तापमान पर भी। जैसे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, जरा इसको समझिए इस बात को। 3000 डिग्री पर ये जाकर के मेल्ट होगा, तो जरूरी इस बात का है कि हम इसका मेल्टिंग पॉइंट ना बढ़ाएं। ये तो बहुत है, इतना काफी है। हम इसमें कुछ ऐसा चीज मिला दें कि 2000 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर भी इसका जो स्ट्रांगनेस है वो बरकरार रहे। ये ना हो कि चॉकलेट की तरह पिघल जाए। ठीक है, जरा इस बात को समझिए। आगे कुछ और बातों को जरा देखते हैं, इस बात को भी समझिए। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा टैंटलम जो है, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि इसकी उपयोगिता है अंतरिक्ष में, रॉकेट नोजल बनाने में, परमाणु रिएक्टर में। और क्यों? क्योंकि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर बढ़ने पर यह भी समाप्त हो जाता है। तो पहली बार इसकी उपयोगिता, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो इसका स्ट्रांगनेस कम हो जाएगा, मेल्ट नहीं होगा लेकिन स्ट्रांगनेस कम जाएगा। यहां पर समझिए, पहले सबसे शुरुआत में क्या किया गया और लगातार किया जा रहा है कि जो टैंटलम की जो सहने की शक्ति है, इसकी स्ट्रांगनेस को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, इसमें सबसे पहले ऑक्साइड नैनो कण को इसमें लाया गया टैंटलम में। और यह क्या किया, जब ऑक्साइड को इसमें मिलाया गया, मतलब एक मिश्रित धातु बनाया गया, ऑक्साइड नैनो कणों को इसमें डाला गया, तो क्या हुआ कि टैंटलम का स्ट्रांगनेस बढ़ा। लेकिन क्यों बढ़ा? क्योंकि जब ऑक्साइड अंदर डाला गया तो परमाणु को हिलने डुलने से इसने रोका। लेकिन सच्चाई यह है, यहां पर भी देखा गया कि 2000 सेंटीग्रेड से जब भी ये ऊपर जाता है तो इसमें ऑक्साइड क्या होता है, घुल जाता है, और फिर दोबारा ये क्या होता है, ये कमजोर पड़ जाता है और ये शिथिल हो जाता है, स्ट्रांगनेस समाप्त हो जाती है, भिंगुर प्रगति को आता है। फिर 1960 के दशक में जब आप देखेंगे, नासा ने एक मिश्रित धातु बनाया, एक एलॉय बनाया T222। इसमें क्या किया, उसने ऑक्साइड की जगह पर कार्बोनेट का यूज किया, क्योंकि कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसका यूज किया। लेकिन यह भी अधिक टेम्परेचर पर काम नहीं किया, इसने भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ अपने स्ट्रांगनेस को समाप्त कर दिया। किसमें मिलाया गया था? टैंटलम में इसको। अब यहीं पर आइए, चीन ने क्या किया। चीन ने 2 स्टेप में काम किया और 2 चीजों का प्रयोग किया। चीन ने के वैज्ञानिकों ने क्या किया, हैफनियम और बोराइड का इस्तेमाल किया। इसमें पहला स्टेप में क्या होगा, हैफनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। टैंटलम में आप डालेंगे, हवा है आसपास में, रिएक्ट करेगा तो हैफनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और हैफनियम ऑक्साइड मान लेते हैं ये हैफनियम ऑक्साइड बन गया। ये देख लीजिए, इसके अंदर में हैफनियम ऑक्साइड बन गया, जरा इसको देख लीजिए। फिर दूसरा रिएक्शन बोरॉन करेगा, बोरॉन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और आगे चल करके ये वही हैफनियम में एक ऊपर का कोड बना देगा, चारों तरफ एक ढका हुआ परत बना देगा। और ये परत क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा। इसको यदि हाई टेम्परेचर पर ये जाता है, ये मिश्रित धातु, तो ये नहीं घुलेगा, जैसा कि ऑक्सीजन घुल गया था पहली बार में, ये नहीं घुलेगा। हैफनियम इसके अंदर है जो स्ट्रांगनेस दे रहा है, और बोरॉन की ये जो बोरॉन ऑक्साइड की परत है, ये इसको अधिक टेम्परेचर पर भी घुलने नहीं देगी। इससे क्या होगा, इसका स्ट्रांगनेस बरकरार रहेगा। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि बिना इंसुलेशन के बर्फ यदि हम बाहर रख देते तो पिघल जाएगा, लेकिन यदि इंसुलेटर या किसी चीज में, फ्रिज में या किसी बॉक्स में ऐसा रखते हैं तो वो बहुत दिन तक रहता है, बचा हुआ रहता है ज्यादा टेम्परेचर पर। तो यही काम चीन के वैज्ञानिकों ने किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका उपयोग बहुत सारे चीज में होगा, लेकिन माना जा रहा है सबसे बड़ी बात कि जितने मिसाइल हैं उसकी शक्ति को यह बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? जैसा कि मैंने आपसे कहा, टेम्परेचर यदि सहने की शक्ति बढ़ जाएगी तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। किसका? हाइपरसोनिक मिसाइल का, क्योंकि स्पीड को अभी तक कौन रोक रखा है? टेम्परेचर। ठीक है, चूंकि ये 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, तो वाजिब बात है ये संभव बनाता है हाइपरसोनिक मिसाइल को, और उन्नत किस्म के जेट इंजनों को या उन्नत किस्म के जेट टरबाइंस को जो वो होते हैं वो और ज़्यादा अच्छा बनाता है। दूसरा पॉइंट, इस बात को भी समझें कि इसमें मिलाने के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने एक चीज़ और देखा,
इसकी इलेक्ट्रिसिटी 35% बढ़ गई। यानी इसको हम लोग इतना माना गया कि इसे हम 35% तक खींच सकते हैं और ये टूटेगा नहीं। ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था, और इस कारण से अब हम रॉकेट नोजल और टरबाइन ब्लेड बहुत आसानी से बना सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। तो चीन ने निसंदेह एक स्टेप ऊपर लिया है, और चीन के वैज्ञानिक बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहां चीन एआई में भी काम कर रहा है, वहीं चीन मेटलर्जी में भी यानी धातु विज्ञान में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।